हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू एंड वेलकम टू स्मार्ट वे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हम टीचिंग इंग्लिश के 5 प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो फर्स्ट जो प्रिंसिपल था टीचिंग का वो हमने पढ़ा था और वो था प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इसके हमने फिर मोटिवेट करने के कुछ टेक्निक्स देखे थे, जिनमें फर्स्ट था अराउजिंग, सेकंड था एक्सपेक्टेंसी एंड देन इंटेंसिव्स। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के हमने बाद में 6 पॉइंट्स देखे थे, जिनमें फर्स्ट था रेंज, कवरेज, टीचेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लर्नेबिलिटी। इन 6 के 6 पॉइंट्स को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहे तो हम इन्हें रेक्टाफल का नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन में हमने पढ़ा था कि जो ग्रेडेशन है उसका मीनिंग होता है एक जो स्टूडेंट है उसके लेवल के, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैटर को सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स को समझाना। फिर हमने ग्रेडेशन के कुछ टेक्निक्स देखे थे। फिर उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन पढ़ा था और देन लास्ट जो प्रिंसिपल था वो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी। यानी कि अगर हम कुछ बोलना सीखते हैं तो उसके बाद ही हम लिखना सीखते हैं। यानी कि जब हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो वो चीज़ उनके प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी कि आज हमारा ये टीचिंग प्रिंसिपल्स का सेकंड पार्ट है। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे 6th प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश से। तो हमारा जो 6th जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मीनिंग आपको पता है, ये होता है अभिरुचि, जिसे हम साइकोलॉजी में अभिरुचि बोलते हैं और वैसे रुचि भी बोल देते हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट है, आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ को सीखने में अगर बच्चे का इंटरेस्ट होता है तो वो किसी भी चीज़ को बड़ी जल्दी सीख लेता है। अगर मान लो बच्चा है और उसका इंटरेस्ट है इंग्लिश सीखने में, तो वह इंग्लिश लैंग्वेज को बड़ी ही इजीली और जल्दी से सीख लेगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट है तो वो उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से इंटरेस्ट को डेवलप किया जा सकता है, उसके लिए किस किस तरह के अराउजल दिए जा सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है ऑडियो विजुअल एड्स। यानी अगर हम बच्चों को ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसे नई नई चीज़ें देखने और जानने का मौका मिलता है और इससे बच्चे का इंटरेस्ट किसी भी सब्जेक्ट में डेवलप किया जा सकता है। जब हम टीचिंग मटेरियल का यूज़ करके पढ़ाते हैं तो बच्चे उन चीज़ों को लेकर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन चीज़ों में, यानी कि जो भी हम टीचिंग जो मटेरियल है उनका यूज करके पढ़ा रहे हैं, मान लो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करके, तो बच्चे इंग्लिश में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। तो यानी कि एक जो तरीका है वो है ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करना। नेक्स्ट है मेकिंग द मटेरियल मीनिंगफुल रिलेटेड टू लाइफ। कि जो मटेरियल है जो बच्चों को सिखाया जा रहा है वो मटेरियल बच्चों की लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि जो बच्चे के किसी काम ही नहीं आ रहा वो हम उन्हें सिखा दें। यानी कि जो मटेरियल है वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए और उनकी लाइफ से रिलेटेड भी होना चाहिए। अगर वो बच्चे उस मटेरियल से रिलेट कर पाएंगे तो वो उनको अपनी डेली लाइफ के कन्वर्जेशन में भी यूज कर पाएंगे और इससे उनका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और वो स्पीकिंग को अच्छा बेहतर बना पाएंगे और इंग्लिश स्पीकिंग में अगर वो कॉन्फिडेंट होंगे तो अच्छे से बोल पाएंगे और जब वो बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो उनका प्रोनाउंसिएशन भी सुधरेगा। तो इस तरह से वो जल्दी से किसी भी लैंग्वेज को सीख जाएंगे। नेक्स्ट है डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज LSRW। यानी इसका मीनिंग है कि हमारे जो 4 स्किल है, लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनको जब हमने पढ़ा था तब हमने इनकी कुछ एक्टिविटीज़ थी कि इनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ पढ़ी थी। तो इसमें ये दिया गया है और बताया गया है कि अगर हम इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें बच्चों को ये चारों स्किल डेवलप करने के लिए, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे। मान लो अगर हमें बच्चे की लिसनिंग को इम्प्रूव करना है तब हम बच्चों को कुछ एक उनका जैसा मान लो कि कुछ फेवरेट सॉन्ग है तो वो उन्हें सुना सकते हैं, उन्हें कोई मूवी दिखा सकते हैं।
तो वहाँ पर ऐसा होगा कि बच्चे पूरे फोकस के साथ उन चीज़ों को सुनेंगे, तब उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा। इसी तरह स्पीकिंग के लिए भी हम बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। रीडिंग और राइटिंग के लिए भी इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती है। आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेवन्थ जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। यानी कि अगर हम मान लो कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे यानी कि जब हम स्टार्ट करते हैं सीखना, तब वहाँ पर थोड़ा थोड़ा मदर टंग का यूज भी करना होता है। यानी कि अगर हम बच्चे को उसकी मदर टंग का यूज करके समझाते हैं तो बच्चा खुद को कॉन्फिडेंट फील करता है और उसे ऐसा नहीं लगता कि मुझे तो यहाँ पर अवॉइड किया जा रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं रखा जा रहा। यानी कि जब बच्चे को उसकी लैंग्वेज में बोलने का, सुनने का मौका मिलता है तो वो अच्छा फील करता है। उसे वो ऐसा नहीं समझता कि मैं तो बिल्कुल ही क्लास से अलग थलग हूँ और लोग मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो इससे ये होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस भी इन्हांस होता है और बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट करने लगता है। जैसे जैसे उसका स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, उसे उसका जो लैंग्वेज स्किल है वो इम्प्रूव होता जाता है, वैसे वैसे मदर टंग का यूज कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सेवन्थ प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। वैसे अगर हम NCF की बात करें, यानी NCF 2005 की बात करें, तब उसमें भी कहा गया है कि अलग अलग जो भाषा के बोलने वाले बच्चे हैं, यानी ऐसे बच्चे हैं जो मल्टीलिंगुअलिज्म को फॉलो करते हैं, तो अगर एक क्लास में बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं तब भी सारे बच्चों को उनकी उनकी लैंग्वेज में बोलने का मौका देना चाहिए। यानी कि एक बहुभाषिक क्लासरूम अगर उन्हें उपलब्ध करवाया जाता है तो बच्चे उसमें अच्छे से सीख जाते हैं, वहाँ पर उनका लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव होता है, वो नई नई लैंग्वेजेस भी सीख जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, ये काम करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर एंड प्रोपोर्शन। प्रॉपर का मतलब है कि अगर हम जो चीज़ सीख रहे हैं तो उसी ही चीज़ पर प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करना, उसी ही पर ध्यान देना। एंड प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है रेशो, यानी कि कितने अनुपात में हमें उस पर ध्यान देना है। ये यानी कि इन चीज़ों के बीच में बैलेंस होना चाहिए कि किस चीज़ को कितना टाइम देना है। अगर मान लो हम 10 काम है एक दिन में करते हैं तो उन 10 काम को कितना कितना टाइम दें हम, तो ये कहलाएगा प्रोपोर्शन। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये है टू पे प्रॉपर इम्पोर्टेंस टू LSRW। यानी जब हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो लिसनिंग को, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी चारों के चारों स्किल को हमें इक्वल टाइम देना होता है। बिकॉज अगर हम सुनेंगे अच्छे से तो हम बोल भी अच्छे से पाएंगे। अगर मान लो कि हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, अगर हमने उस क्वेश्चन को ठीक से सुना ही नहीं तब हम आंसर भी ठीक से नहीं दे पाएंगे। इसलिए लिसनिंग के बाद स्पीकिंग आती है, यानी लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्पीकिंग में। देन उसके बाद आता है रीडिंग, यानी अगर हम जैसा पढ़ते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। अगर हमने किसी वर्ड को गलत लिखा तो हम उसे गलत भी, यानी कि अगर हमने गलत पढ़ा तो हम उसे गलत ही लिखेंगे। अगर हम उसे सही पढ़ते हैं तब हम सही लिखेंगे। यानी रीडिंग और राइटिंग भी है वो भी इंटरडिपेंडेंट है। तो यानी मान लो अगर हम 4 घंटे अपनी लैंग्वेज के इम्प्रूवमेंट को देते हैं तब हमें चारों स्किल को एक एक घंटा देना चाहिए ताकि उन्हें प्रॉपर टाइम मिल सके और हमारे चारों स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। अगर हमें एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है, तब हमें इन चारों स्किल को बराबर टाइम देना होता है। आई होप आपको 8th स्किल भी अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। आपको पता है हैबिट फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। बिकॉज अगर हमें किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है तो वो काम करने में हमें किसी तरह का कोई जोर नहीं पड़ता, यानी हम उसे आराम से कर पाते हैं। और अगर हैबिट हो जाए तो फिर कोई भी काम आराम से हो जाता है। मान लो कि अगर हम सुबह 8 बजे उठने की हैबिट बनाते हैं तो डेली हम 8 बजे उठ जाएंगे, हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी 8 बजे उठने में। लेकिन अगर हमें 8 बजे उठने की हैबिट है और अगर हमें सुबह 5 बजे उठा दिया जाए तब हम पूरे दिन अजीब सा फील करेंगे, उठ भी नहीं पाएंगे ठीक से, बात भी नहीं करेंगे और चिड़चिड़ापन सा रहेगा अलग सा ही, यानी इरिटेटेड फील करते रहेंगे।
तो अगर जैसे ही हम हैबिट बनाते हैं वैसा ही हमारा बिहेवियर हो जाता है। सो यहाँ पर हैबिट फॉर्मेशन के बारे में कुछ दिया है, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसे। यहाँ पर दिया है लैंग्वेज लर्निंग इज लाइक लर्निंग एनी स्किल लाइक साइकिलिंग एंड स्विमिंग। कि जो लैंग्वेज लर्निंग है वो एक स्किल है, और ये किसी भी स्किल के सीखने जैसा है। जैसे कि मान लो हम साइकिलिंग सीखते हैं, तो जितना ज़्यादा हम साइकिलिंग की प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना ही हमारी साइकिलिंग अच्छी होती जाती है और उतना ही हम मास्टरी हासिल करते जाते हैं। उसी तरह स्विमिंग है कि जितना ज़्यादा हम स्विमिंग को टाइम देंगे उतना ही हमारा स्टेमिना डेवलप होगा और उतना ही ज़्यादा हम स्विमिंग अच्छे से कर पाएंगे। इसी तरह हमारा लैंग्वेज लर्निंग है, जितना हम लैंग्वेज को टाइम देंगे उतना ही हमारा लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव होता जाएगा। नेक्स्ट है इट शुड बी लर्न टू द पॉइंट द लिटिल और नो एफर्ट इट मेड टू स्पीक इट। यानी कि अगर हम किसी चीज़ की हैबिट बना लेते हैं, मान लो हमने इंग्लिश स्पीकिंग की हैबिट बना ली कि हमें 1 घंटे तो दिन में इंग्लिश बोलनी है, और मान लो वो टाइम फिक्स कर दिया कि हम शाम को 6 बजे से 7 बजे तक अपने फ्रेंड के साथ बात करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इंग्लिश में ही बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, हमारी मदर टंग हमारे बीच में आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमें उसकी हैबिट बन जाती है तब हमारे लिए इंग्लिश को बोलने के लिए ना ही तो कोई स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ेगा और ना ही कोई बहुत ज़्यादा उस पर कोई पॉइंट देना पड़ेगा। यानी कि या तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, या फिर जैसे जैसे हम ज़्यादा दिन बीतते जाते हैं अच्छी हैबिट बन जाती है तब हमें उसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे लिए वो हैबिट बन जाती है और हम उस लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाते हैं। मान लो आप स्टार्टिंग में अपनी मदर टंग को अच्छे से बोलते थे, लेकिन जब आप स्कूल में गए तब आपको हिंदी बोलना पड़ा, तो स्टार्टिंग में आपको हिंदी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई भी होगी, लेकिन जैसे जैसे आपने माहौल आपको हिंदी बोलने का मिला और आप हिंदी बोलते गए, तो अब आपको हिंदी बोलने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अब आपको हिंदी बोलने की हैबिट बन चुकी है। इसी तरह अगर आप इंग्लिश बोलने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो आप इंग्लिश भी अच्छे से बोल पाएंगे। नेक्स्ट है हैबिट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कंसल्टिंग द डिक्शनरी। कि हमें हैबिट होनी चाहिए कि हम सही प्रोनाउंसिएशन करें, यानी स्टार्टिंग से ही अगर हम राइट प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करते हैं तब हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमेशा सही होगा। और कोई भी, यानी अगर हम किसी फॉरेनर से बात करते हैं तो भी वो हमारी बात को समझ जाता है, यानी कोई स्ट्रेंजर है यानी अजनबी है जिसे हम नहीं जानते, लेकिन उससे भी हम बात कर पाएंगे अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन सही है तो। इसलिए हमें अपने प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करते हुए चलना है। अगर हम रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कोई भी हमारी बात को अच्छे से समझ नहीं पाएगा। नेक्स्ट है कंसल्टिंग द डिक्शनरी। यानी कि अगर मान लो कोई स्पेलिंग मिला हमें, हम कुछ रीड कर रहे हैं और बीच में कोई स्पेलिंग हमें मिला जिसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें हैबिट होनी चाहिए कि अगर हमें उसका मीनिंग नहीं आ रहा तो हम उसे डिक्शनरी से कंसल्ट करें, यानी डिक्शनरी में उसके ढूंढे, देखें कि उसका मीनिंग क्या होता है और देखें कि उस वर्ड को कहाँ कहाँ और किस किस तरह से यूज किया जा सकता है। इससे भी हमारा लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव होगा। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया है कि ये जो हैबिट फॉर्मेशन का जो प्रिंसिपल है ये किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने में, इवन हम कहें कि किसी भी चीज़ को, कोई भी स्किल है हमारा, तो उसे सीखने में अगर हम हैबिट फॉर्मेशन के प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो हमारे लिए उसे सीखना बेहद इजी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये 9th प्रिंसिपल भी अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मीनिंग होता है अनुकरण करना। यानी मान लो अगर हम इमिटेशन करके सीखते हैं तो अगर कुछ जो हमसे बेटर है किसी भी चीज़ में, तो अगर हम उसका अनुकरण करके सीखेंगे तब हम जैसे आज है उससे कई ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, यानी हमारे अंदर गुड चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम आपके यानी हमारे बचपन का एग्जाम्पल ले, तब स्टार्टिंग में जब हम बोलना सीखते हैं तो पहले हम केवल सुनते हैं, अपने पेरेंट्स को सुनते हैं कि वो कैसे बोलते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में जब हम मदर टंग यूज करते हैं, मदर टंग बोलना सीखते हैं, तो वो इमिटेशन के थ्रू ही सीखते हैं। जैसी लैंग्वेज हमारी फैमिली में बोली जाती है वैसी ही लैंग्वेज हम बोलते हैं। यानी मान लो कि अगर कोई इंग्लिश फैमिली भी हमारे इंडिया में रहती है, यानी कोई अंग्रेज़ है वो इंडिया में रहते हैं, तो भी उनका बच्चा इंग्लिश ही बोलेगा, बिकॉज क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। तो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें चाहे हिंदी बोली जा रही है, लेकिन बच्चे ने सीखना
अपने पेरेंट्स से स्टार्ट किया था, यानी उसका जो घर का जो इन्वायरमेंट था उसने वहाँ से सीखना स्टार्ट किया था, तो इमिटेशन के थ्रू उसने वहाँ पर इंग्लिश को सीखा। तो यहाँ पर इस तरह से इमिटेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज ईजी टू लर्न थ्रू इमिटेशन टू इमिटेट दोज हु आर बेटर देन अस इन आर टारगेट लैंग्वेज, यानी कि वो लोग जो हमारी टारगेट लैंग्वेज में हमसे बेहतर हैं, अगर हम उनका इमिटेशन करके सीखते हैं तो फिर हमारे लिए वो लैंग्वेज सीखना बेहद इजी हो जाएगा। मान लो हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, तो हम किसी टीचर है, मान लो इंग्लिश टीचर है, उनको हम फॉलो करते हैं, उनका हम इमिटेशन करते हैं कि वो किस तरह से इंग्लिश बोल रहे हैं, और उन्हीं के इमिटेट करते हुए सीखते हैं कि उन्होंने इस सिचुएशन में इस तरह का सेंटेंस यूज किया, तो हम भी जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी हम ऐसा ही सेंटेंस यूज करेंगे। तो इसका मीनिंग है कि हम उन्हें इमिटेट कर रहे हैं, और इस तरह से जल्दी से हमारा लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव हो जाएगा। आई होप 10th प्रिंसिपल भी आपको समझ में आया है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस। यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है ये इम्पोर्टेंट तो है, बट इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इनको वैसे भी समझ जाएंगे, बट यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। यह जो प्रिंसिपल है इसका मीनिंग है कि यहाँ पर हमें ड्रिल और प्रैक्टिस करनी होती है, यानी कि किसी चीज़ का हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही हम उस चीज़ में माहिर होते जाएंगे। यानी जब हमने हिंदी बोलनी स्टार्ट की तब हम हिंदी के बोलने की प्रैक्टिस करते थे, तो आज हम हिंदी बोलने में एक्सपर्ट बन चुके हैं। हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में अच्छी से अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरह अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग के ड्रिल और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स कम होती चली जाएगी, हमारी हैबिट्स भी बन जाएगी, और ड्रिल और प्रैक्टिस से हमारा जो लैंग्वेज स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ओरल स्पीच, यानी जो ओरल स्पीच का जो प्रिंसिपल है, यानी कि बोलकर सीखना। यानी अगर हमें स्पीकिंग सीखनी है तो स्पीकिंग को तो हम स्पीक करके ही सीख सकते हैं, यानी कि अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना सीखना है तब हम उससे ओरली ही कम्युनिकेट करेंगे। तो ओरल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जितना हम बोलते जाएंगे, बोल बोल कर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे, और हम अपने कॉन्फिडेंस से सामने वाले पर इम्प्रेशन बना पाएंगे, और जो सामने वाला है जो भी हमसे बात कर रहा है वो इम्प्रेस होगा कि हाँ इनका जो स्किल है वो कितना डेवलप है। और पता है कि आज के जो करेज भी चल रहा है कि जो इंग्लिश बोलता है उसी को ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा स्मार्ट समझा जाता है, यानी कि लैंग्वेज से एक अलग ही तरह का रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। सो इसके लिए हमें ओरल स्पीच की ज़रूरत भी पड़ती है, यानी कि हमें ओरल प्रैक्टिस करनी होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ पर लैंग्वेज भी आएगा, या फिर अब लैंग्वेज ना भी लगाए तब भी लर्निंग सही है। तो आपको पता है कि जब हम कोई लैंग्वेज लर्निंग करते हैं तब उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है LSRW, यानी कि पहले हम लिसनिंग सीखते हैं, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड फिर राइटिंग। एक बार वापस चलते हैं हम हमारे चाइल्डहुड के उसी एग्जाम्पल में जहाँ से हमने लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स, जब कोई बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तो बोलना स्टार्ट करने से पहले करीब करीब 2 साल तक वो केवल सुनता है, अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के, अपने इन्वायरमेंट में देखता है कि किस तरह की लैंग्वेज बोली जा रही है। वो बस साइलेंटली सुनता है और उन चीज़ों को एक्वायर करता रहता है, और जैसे जैसे इतना नॉलेज वो एक्वायर कर लेता है कि वो बाहर बोल सके, अपनी जो फीलिंग्स है, अपने जो थॉट्स है, अपनी नीड्स है, उनको बाहर लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सके, लोगों को बता सके। जब वो इतना सीख लेता है तब उसके बाद वो बोलना स्टार्ट करता है। तो पहले स्टार्टिंग में वो शॉर्ट स्मॉल सेंटेंस बोलता है, क्योंकि तब तक का उसका जो स्किल है, उसका जो यानी कि लैंग्वेज के बारे में उसकी जो नॉलेज है वो उतनी ही डेवलप हुई होती है। तो जैसे जैसे उसका जो नॉलेज है वो इन्हांस होता रहता है, डेवलप होता रहता है, तो वो वैसे वैसे बड़े सेंटेंस भी इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है और बोलना स्टार्ट कर देता है। फिर यानी कि लिसनिंग के बाद स्पीकिंग आई। फिर बाद में जब हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तब पहले वो रीडिंग सीखता है, यानी पहले अगर हमने उसे कुछ लिखने के लिए दे दिया तो हो सकता है वो लिख दे,
बस देख देख के नकल मारते वो लिख देगा, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा कि मैंने ये क्या लिखा है। वो खुद भी नहीं समझ पाएगा, खुद भी नहीं पढ़ पाएगा। अगर उसे बुक दे दी तो वो बुक में से देख देख के सेम टू सेम लिख तो देगा, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा। अगर उसे ये समझना है कि मैंने क्या लिखा है, जो मैंने लिखा है उसका मीनिंग क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसे पहले रीडिंग सीखनी होगी। सो इसके बाद यानी जो थर्ड हमारा स्किल है वो होगा रीडिंग का। तो बच्चा पहले पढ़ना सीखेगा, और जब वो पढ़ना सीख जाएगा तो जब टीचर बोलेंगे तो वो सुन सुन के लिखना भी सीख जाएगा, क्योंकि वो उन चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना पाएगा कि हाँ इसे ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे लिखते हैं। अगर मान लो कि एक बच्चा जो स्कूल नहीं जाता, उससे हम कहें कि आप लिखो कमल, तो उसे पता है कि कमल क्या होता है, लेकिन उसे लिखना नहीं आता, क्योंकि उस राइटिंग और रीडिंग के बीच में उसका कोई भी तरह का कोऑर्डिनेशन बन ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगर वो स्कूल जाता है, उसने सीखा है बोलना और पढ़ना, और उसने पढ़ के देख के चीज़ों को पहचानना सीखा है, तो वो लिख भी आराम से पाएगा। सो यहाँ पर हमारा जो थर्ड स्किल है वो होता है रीडिंग का, और देन सबसे लास्ट में आता है राइटिंग। तो जब हम इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलते हैं तो हमारे लिए लैंग्वेज लर्निंग काफ़ी इजी प्रोसेस हो जाती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। जैसा कि कहा जाता है कि जो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होता है वो बेस्ट होता है। यानी कि जब कोई लर्निंग बाय डूइंग करता है, यानी जब कोई भी स्टूडेंट खुद करके सीखता है, तो वो बातें उसके माइंड में हमेशा के लिए परमानेंट हो जाती है। तो इसीलिए अलग अलग एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है बच्चों को, उन्हें टास्क दिए जाते हैं, और जब वो अपने टास्क को पूरा करते हैं तो जो उनकी लर्निंग होती है वो लर्निंग कहलाएगी लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने खुद किया है और खुद सीखा है। तो आपको पता है कि जब हम खुद करके कोई चीज़ सीखते हैं तो वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए परमानेंट हो जाती है और उसे हम भूलते नहीं है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी। इसका मीनिंग है कि स्टार्ट में जब स्टार्टिंग करते हैं हम लैंग्वेज लर्निंग की, तो हमें सबसे पहले जो प्रैक्टिस करनी होती है वो अपनी एक्टिव वोकेबलरी की प्रैक्टिस करनी होती है। बिकॉज एक्टिव वोकेब वो होती है जो हमारे सराउंडिंग्स में यूज की जाती है, जो हमारे डेली लाइफ कन्वर्जेशन में यूज की जाती है। लाइक पूरे दिन हम जो वर्ड्स यूज करते हैं, अगर हम अपने क्लासरूम की बात करें तो हम अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि पेन पेन दे, अगर पेन की बात करेंगे तो पेन, बुक, नोटबुक, ब्लैक बोर्ड, मार्कर, टेबल, स्टूल, शूज, स्लीपर, शॉक्स वगैरह। यानी अगर ड्रेस की बात करेंगे तो वो शर्ट, पैंट, जैकेट, कोट, इनकी बात करेंगे। यानी कि ये जो हमारे सराउंडिंग्स में यूज होने वाले वर्ड्स हैं जिन्हें हम डेली डेली यूज करते रहते हैं, तो वो होती है एक्टिव वोकैब। और पैसिव वोकैब वो होती है कि जिनका हमें नॉलेज तो है लेकिन डेली लाइफ में हमारे बहुत कम काम आ रही होती है, यानी कि स्पेशल टाइम पे ही हमें यूज करनी होती है। तो मान लो अगर हम किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं तो टिकट, जैसे एक वर्ड है टिकट, तो टिकट का यूज हमारे एक्टिव में नहीं आएगा। बिकॉज अगर मान लो हम डेली बस से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तब तो वो हमारे एक्टिव वोकैब में आ जाएगा, बिकॉज हम डेली उस वर्ड का यूज कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे उसका यूज़ नहीं करते, यानी कि जिन्हें डेली डेली टिकट वर्ड का यूज ही नहीं करना होता, उन्हें टिकट नहीं लेनी होती, तो उनके लिए वो पैसिव वोकैब रहेगी। उन्हें पता तो है कि टिकट क्या होती है और टिकट की क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो उसके लाइफ में कहीं काम नहीं आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे पैसिव वोकैब। सो जो हमारी लाइफ में सराउंडिंग्स में हमारे डेली लाइफ कन्वर्जेशन में जो वर्ड्स यूज होते रहते हैं वो एक्टिव वोकैब कहलाती है, और पैसिव वोकैब वो होती है जो हमारे काम कम से कम आती है, यानी कि बहुत ज़्यादा काम नहीं आती। तो सबसे पहले हमें एक्टिव वोकैब को डेवलप करना होता है, उसे इन्हांस करना होता है, और उसके बाद में यानी कि लास्ट में हमें करना होता है पैसिव वोकैबलरी को इन्हांस डेवलप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आज 15 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं। एक बार हम वापस से देख लेते हैं कि आज हमने किन किन प्रिंसिपल्स को पढ़ा है। तो हमने स्टार्ट किया था आज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अभिरुचि का सिद्धांत। तो आपको पता है कि इंटरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, फिर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर एंड प्रोपोर्शन, यानी कि हमारे सारे लैंग्वेज स्किल है उनको बराबर इम्पोर्टेंस देना। फिर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा
प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, प्रिंसिपल ऑफ ओरल स्पीच, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, देन हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, और उसके बाद आज जो हमने लास्ट प्रिंसिपल पढ़ा वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वोकैबलरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं इंग्लिश टीचिंग के वो कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि 2 सेशन में हमने इनको कंप्लीट कर लिया है। तो इस वाले ये हमारे यानी कि पेडागोजी को हमने 50% से ज़्यादा कवर कर लिया है। तो कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं इवैल्यूएशन, यानी इंग्लिश लर्निंग में कैसे इवैल्यूएशन करना होता है, कैसे इवैल्यूएशन के टाइप्स होते हैं और कितने कितने टाइम के बाद हमें इवैल्यूएशन करना होता है, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 2-3 सेशन तो शायद इस इवैल्यूएशन के भी हो ही जाएंगे, बिकॉज उसमें भी इवैल्यूएशन है वो कई टाइप्स के होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, और अगर समझ में आया है तो आप कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।